नमस्कार। कभी कभी ये सवाल मन में आता है ना, कि जब कानून किसी खास सिचुएशन पर एकदम चुप हो तो कोर्ट्स आखिर न्याय करती कैसे हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे दीवानी न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम उस बड़े सवाल से शुरू करेंगे जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। फिर जानेंगे कि इन शक्तियों की जरूरत ही क्यों है। उसके बाद हम इसके कानूनी आधार यानी धारा 151 पर बात करेंगे, देखेंगे कि असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे होता है और हाँ, इसकी सीमाएं क्या हैं। और आखिर में हम इसके सबसे बड़े मकसद को समझेंगे। तो किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है सही सवाल से शुरुआत करना। तो चलिए वही करते हैं। और ये रहा वो सवाल जो आज की पूरी चर्चा की जड़ है। दीवानी न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से आखिर समझा क्या जाता है। ये सिर्फ एक कानूनी टर्म नहीं है, बल्कि ये हमारे जस्टिस सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को समझने की चाबी है। अच्छा, ये शक्तियां क्या हैं? इस पर आने से पहले जरा ये सोचते हैं कि इनकी जरूरत ही क्यों है। मतलब सब कुछ कानून की किताबों में साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया जाता? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। जो लोग कानून बनाते हैं वो कोई भविष्य तो देख नहीं सकते, है ना। कोई भी कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हर आने वाली अनोखी सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगा सकता जो कभी कोर्ट के सामने आ सकती है। और बस यहीं पर सीन में आती हैं ये अंतर्निहित शक्तियां। इन्हें आप कोर्ट के हाथ में एक जरूरी टूल की तरह समझ सकते हैं, जिससे वो उन खाली जगहों को भर सके जहां कानून की किताब में कुछ नहीं लिखा, ताकि आखिर में न्याय की जीत हो। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इनकी जरूरत क्यों है। अब सवाल ये उठता है कि इसका कानूनी आधार क्या है, ये पावर आती कहां से है। देखिए, इंडिया में जो सिविल मामले होते हैं उनकी प्रक्रिया सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी में दी गई है। और इसी कोड का सेक्शन 151 वो सेक्शन है जो इन शक्तियों को कानूनी पहचान देता है। अब ये जो लाइनें हैं ये बहुत दिलचस्प हैं। ये सेक्शन कोर्ट को कोई नई पावर नहीं दे रहा। ये बस एक तरह से कह रहा है, देखो, हमें पता है कि हमारे बनाए नियम हर जगह फिट नहीं होंगे, इसलिए न्याय के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हैं उसकी शक्ति आपके पास पहले से ही है। ये एक तरह से उस शक्ति को बस स्वीकार कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे एक सेविंग क्लॉज कहते हैं। मतलब ये एक तरह की मास्टर की है जो ये पक्का करती है कि न्याय का जो बड़ा मकसद है वो कानूनी दांव पेच में कहीं फंस कर न रह जाए। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल में कोर्ट की कार्रवाई में इन शक्तियों का इस्तेमाल होता कैसे है। स्क्रीन पर देखिए कुछ असल उदाहरण। कोर्ट्स इन शक्तियों का इस्तेमाल कई तरीकों से करती हैं। जैसे मान लीजिए किसी जरूरी इंसान को केस में जोड़ना हो, या फिर एक जैसे कई केस चल रहे हों तो सबको एक साथ सुन लेना ताकि टाइम बचे। और सबसे जरूरी, अगर किसी ने धोखाधड़ी करके कोई ऑर्डर ले लिया हो तो उसे रद्द करना। ये सब ये पक्का करता है कि सिस्टम का कोई गलत फायदा ना उठा पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शक्तियां अनलिमिटेड हैं। इनकी भी अपनी सीमाएं हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सीधा सा नियम है, इनका इस्तेमाल तब होगा जब कानून चुप है। अगर कानून में किसी चीज के बारे में साफ साफ लिखा है तो फिर इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये गैप फिलर हैं, लॉ को ओवरराइड करने का टूल नहीं। और इसी बात को हुकुमचंद बनाम कमलानंद सिंह जैसे लैंडमार्क केस में पक्का किया गया। जस्टिस वुड्रॉफ ने साफ कहा कि कोड ऑफ प्रोसीजर सब कुछ कवर नहीं करता, और जहां कोर्ट साइलेंट है वहां कोर्ट न्याय करने के लिए मजबूर है, शक्तिहीन नहीं। ये उसका कर्तव्य है। एक और बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एक केस था जिसमें सरकार ने चीनी व्यापारियों से ज्यादा लेवी वसूल ली थी। अब व्यापारियों ने इसे चैलेंज किया। हालांकि जो प्रोसीजर के नियम थे वो पूरी तरह से साफ नहीं थे। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने अपनी इन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया और सरकार को अन्याय ठीक करने का निर्देश दिया। तो अब हम पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। चलिए सब कुछ समेटते हैं और इसके सबसे बड़े मकसद को समझते हैं। तो सार ये है कि ये जो अंतर्निहित शक्तियां हैं ये कोई एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है, बल्कि ये कोर्ट के होने का असली मकसद है। कोर्ट का काम है वास्तविक और सारवान न्याय करना, और ये शक्तियां बस यही पक्का करती हैं कि प्रक्रिया न्याय के रास्ते में आए, न्याय के आड़े नहीं।